डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की। आज इस वीडियो में हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। हमने 7 लेसन पूरे कर लिए हैं। तो आज हमारा जो पाठ होगा वो पाठ होगा 8वां अध्याय 8 की शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे महिलाओं में किस प्रकार से भारत में उनकी शिक्षाओं में सुधार हुआ। तो महिलाएं, जाति और सुधार, ये 3 शब्दों के बारे में जानेंगे। इन तीनों के इर्द गिर्द हम पढ़ेंगे किस प्रकार से महिलाओं के सुधार के लिए, शिक्षा के लिए भारत में कानून व्यवस्था की गई, जाति और सुधार तरीके किस प्रकार से हुए। सारी बात हम समझेंगे, आराम से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। आज से 200 साल पहले देखें तो किस प्रकार से ज़िंदगी रही होगी लोगों की। उस समय के लोग कैसे होंगे, बच्चे कैसे थे। और वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि काफ़ी स्कूल शिक्षा में लड़कियों स्कूल जाती हैं। पुराने समय में क्या लड़कियां स्कूल में जाती थी, ये भी हमको समझना ज़रूरी है। एक बात तो है कि पुराने समय में लड़के स्कूल जाते थे और वो भी पढ़ते थे, अमीर लोगों के जो बच्चे थे वो। लेकिन क्या महिलाएं भी नौकरियां करती थी पुराने समय में, ये भी हमको समझना है। कानून की दृष्टि से देखें तो महिलाओं की क्या स्थिति थी। क्या किसी भी जाति का व समुदाय के व्यक्ति से वो शादी कर सकती थी? क्या महिलाओं को अधिकार था? क्या उस समय दोबारा विधवाएं हैं वो शादी कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? पुरुषों की तरह क्या महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार था? क्या चुनाव लड़ सकती थी? बहुत सारे अधिकार थे, वो मिले हुए हैं या नहीं थे। अगर उसकी हम बात करें तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी महिलाओं की। अक्सर हम पुराने समय के हालातों की देखें तो बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाती थी, जिसको बाल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब ये हुआ कि वह विवाह जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो, ऐसा जो विवाह होता है वो बाल विवाह होता है। तो पुराने समय में दरअसल बाल विवाह होता था, ये भी हमको पता लगता है। कम उम्र में शादी हो जाती थी। और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में एक पुरुष अधिक से अधिक पत्नियां रख सकता था। दरअसल देश के कुछ ऐसे भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ में जल जाएं। और सती जैसी एक महिमा थी पुराने समय में कि जब किसी महिला का पति मर जाए तो वो उसके साथ में जले, नहीं तो या तो उस खुद की इच्छा से जल जाए या ज़बरदस्ती उसको मार डालते थे। उस महिलाओं को सती के नाम से बहुत बड़ा सम्मानित देकर, महिमा मंडित करके, उसको सती शब्द का अर्थ उस समय का मतलब हुआ सदाचारी महिला। इस तरीक़ों से देखा जाता था, उसको साथ साथ में मरने के लिए कहा जाता था। कितनी दयनीय स्थिति होती थी उस समय लोगों की, महिलाओं की। मतलब जो सती शब्द हैं, उस समय के लोगों ने सती शब्द का अर्थ निकाला था सदाचारी महिला। सती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे किसी महिला का पति मर गया है तो उस महिला को कहा जाता कि आप पति के साथ में जिंदा जल जाओ, या उसको या तो खुद ही स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जल जाती या उसको ज़बरदस्ती जलाया जाता था। और उसको सती के नाम से उसको कहा जाता, उसको वैसे कहा जाता कि आपका मान सम्मान होगा। इस प्रकार से बहुत दयनीय स्थिति। महिलाओं को जो संपत्ति का जो अधिकार है वो बहुत कम मिला हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। महिलाओं को शिक्षाएं तो नहीं मिलती थी, शिक्षाएं तो न के बराबर मिलती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ेगी तो वो जल्दी विधवा बन जाती हैं। ऐसी कुरीतियाँ थी कि अगर औरतें पढ़ेगी तो जल्दी विधवा बन जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना था। इसलिए समाज में अक्सर महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय में दयनीय थी। ऐसा है नहीं कि केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर था, ऐसा नहीं है कि केवल लिंग के आधार पर महिला और पुरुषों में अलग काफ़ी अंतर था, बल्कि उस समय जातियों का भी बंटवारा भयंकर रूप से था और जातियों का सिस्टम बड़ा खतरनाक था। अगर जाति की दृष्टि से देखें तो जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं वो खुद को ऊंची जाति का मानते थे। जाति की दृष्टि से देखें तो जो ब्राह्मण लोग हैं और जो क्षत्रिय लोग हैं वो अपने आप को ऊंचा मानते थे प्राचीन समय में। ठीक है। और इनके बाद जो व्यापार और जो महाजनी लोग हैं
उससे जुड़ी हुई जो जातियाँ हैं वो अपने आप को वैश्य कहती थी। महाजन लोग, बड़े लोग और व्यापारी लोग जो हैं वो अपने आप को वैश्य के नाम से जाने जाते थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंची जाति के कहलाते थे। महाजन या व्यापारी लोग वैश्य के नाम से जाना जाता था, उनको वैश्य के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा ये ध्यान रखना है आपको कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ये ब्राह्मण जाति होती थी, क्षत्रिय हो गई, वैश्य हो गई, एक होती है शूद्र। तो शूद्र दरअसल आपको ध्यान रखना है कि ये काश्तकार, बुनकर और कुमार जैसे जो लोग थे उनको शूद्र कहा जाता था। काश्तकार यानी खेती करने वाले दूसरे के खेत में, कुमार हैं, बुनकर हैं, ये सारे लोगों को उसमें शूद्र कहा जाता था। ये ध्यान रखना है आपको। तो अलग अलग प्रकार की जातियाँ थी उस समय, और इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली जो पायदान जाति थी वो अलग अलग रूप में गांवों में रहती थी। ठीक है। और देखें तो उस समय ऊंची जो जातियाँ हैं उनको अगर देखें तो वो लोग दूषित कार्य मानते थे अगर किसी व्यक्ति के, नीची जाति वाले व्यक्ति के घर चले जाएँ तो, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती हैं वो दूषित कार्य मानते थे ऊंची लोग के लोग। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी रहकर इन जातियों को, लोगों को अछूत कहती थी। क्या कहती थी उनको? अछूत। अछूत का मतलब होता है जो छूने लायक नहीं है, जिसको छुआ नहीं जाता है। इस प्रकार की जो ऊंची जातियाँ हैं वो नीचे वाली जातियों को अछूत के नाम से जानती थी, पुकारती थी। अछूत जो लोग हैं, मतलब जो शूद्र लोग हैं, उनको मंदिर में नहीं जाया जाता था, मंदिर में प्रवेश वर्जित था उनका। और जिस स्थान पर स्वर्ण लोग, ऊंची जाति वाले लोग पानी भरते हैं, पानी का काम, वहाँ पर इनको अलाउ नहीं था। मतलब जो अछूत लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था, मंदिर में नहीं जा सकते थे। जो ऊंची जातियों के लोग हैं वहाँ के स्थानों पर वो कुएं से पानी नहीं पी सकते, भर नहीं सकते थे। इसके अलावा ऊंची जाति के लोग जहाँ पर स्नान करते हैं, जो घाट तालाब है, वहाँ पर इनका आना जाना बंद था। दरअसल इनको निम्न वर्ग का व्यक्ति माना जाता था। इस प्रकार से जाति धर्म था उस समय। तो 4 जाति वर्गों में बांटा है, ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। शूद्र को अछूत माना जाता था, और ऊपर वाली जो उच्च जातियाँ हैं वो इनके दूर रहती थी, इनको अछूत के रूप में मानती थी। इस प्रकार की कंडीशन थी। तो क्या इनमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, लोगों की मानसिकता बदली हुई कि नहीं हुई, ये भी हमको समझना है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें काफ़ी कुछ ऐसे कानून बने, नियम बने, और जिसमें उसमें बदलाव आता गया। अगर हम परिवर्तन देखें और परिवर्तन की दिशा की बात करें तो समय साथ में परिवर्तन हो गया है। पुराने समय की कंडीशन महिलाओं की और वर्तमान समय में महिलाओं की कंडीशन आप आराम से समझ सकते हो। तो वर्तमान या परिवर्तन की दिशा में उठते कदम कौन कौन से हैं वो समझने हमको, ठीक है, वो जरूर समझेंगे हम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और उसके बारे में हमने चर्चाएँ सुनी हैं, क्योंकि समाज में जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यता हैं, उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है। वर्तमान समय में संसार के नई तकनीक चीज़ें आ गई हैं और लोगों को पता लगने लगा है, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन भी आया है। पहली बार जो किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और जो भी पुस्तिकाएं छप रही थी, ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उस पांडुलिपियों के मुकाबले भी ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। तो इसका मतलब हुआ कि लोगों को शिक्षा देने के लिए जो एक माध्यम था, संचार माध्यम, वो विकसित हुआ, लोगों को नई नई चीज़ें पढ़ने लगी और वो उनके बारे में जानने लगे। लेकिन इसके बारे में अगर वस्तुएं जो पढ़ने लायक थी अगर वो सस्ती होगी ना, तो आम लोग भी उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर उनमें जो भाषा लिखी हुई है, अगर अक्सर उस समय की भाषा लिखी हुई है, तो आम लोगों को पढ़ेंगे। और उन अखबारों में, उन पांडुलिपियों में, उनके अखबार, किताब, पत्रिकाओं में शहर से तमाम जुड़ी हुई चीज़ें आती थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जुड़े, उससे संबंधित खबरें होती थी। तो ये भी अक्सर उस समय का एक परिवर्तन माना जाता है कि परिवर्तन का जो मूल कारण था वो ये भी था कि लोगों को पता लगने लगे क्या होता था, वो चीज़ें पढ़ने लग गए, अपने देश के बारे में जानने लगे। ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती रहती थी, अलग अलग रूप से किस प्रकार से समाज को सुधारा जाए।
अगर हम राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन रॉय की या राय की, तो अगर इसके हम देखें जन्म की तो 1775 में जन्म होता है और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत बड़े महासुधारक थे, समाज सुधारक। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया। ब्रह्म सभा से क्या बनाया, एक संगठन बनाया, सुधारवादी संगठन। तो सुधारवादी संगठन किसने बनाया, संगठन बनाया सुधारवादी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक एक संगठन बनाया सुधारवादी, जिसका मतलब सुधार करना। इसे ब्रह्म सभा को बाद में ब्रह्म समाज भी के नाम से भी जाना जाता है। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ऐसे मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है, तौर तरीके बदलना ज़रूरी है, पुराने तौर तरीक़ों को छोड़ना ज़रूरी है और नए विचार के साथ में रहना ज़रूरी है, नई चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी है और पुराने तरीक़ों को छोड़ना ज़रूरी है। ऐसा लोगों का मानना है कि कुछ सुधार होने चाहिए। उस सुधारकों में एक नाम जो आपके सामने आया है वो राजा राम मोहन राय हैं, ये ध्यान रखना है आपको। राम मोहन राय देश में जो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र समानता के पक्षधर थे। इनका मानना था कि देश में पश्चिमी शिक्षा आए, महिलाओं में समाज है, महिलाओं का जो समाज है या महिलाओं की जो शिक्षा है उनको मिले, महिलाओं को समानता स्वतंत्रता भी मिले इस प्रकार से पुरुषों को मिलती है। इस प्रकार की चीज़ें उनका मानना था कि इस प्रकार से बदलाव हो। उन्होंने कई बार में ये भी अपनी किताबों में लिखा है कि महिलाओं को ज़बरदस्ती घरेलू काम में बांध कर रखा जाता था। उनको बस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, घर रसोई से ही सीमित रखा जाता था, उन्हें वहीं पर काम करना पड़ता था, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन राम मोहन का मानना था कि महिलाओं को भी पढ़ने का, समानता, अलग अलग अधिकार होने चाहिए, उनको भी समाज में बराबर समझा जाना चाहिए, समानता के रूप में देखना चाहिए। ऐसी अवधारणाएँ थी अलग अलग लोगों की। अब किस प्रकार से राम मोहन राय ने जो विधवा महिलाएं थीं उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाने की कोशिश की गई, किस प्रकार नए नए परिवर्तन किए गए, उनकी हम बात करेंगे। जो राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे क्योंकि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी वो अपनी सारी ज़िंदगी अकेली नहीं रह पाने की वजह से समाज में इस प्रकार की प्रथा थी कि वो सती हो जाएं। तो उनको दुख होता था राम मोहन राय को कि सती क्यों है, उनको भी जीने का अधिकार है और वो सती प्रथा के खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने सती प्रथा पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। राम मोहन राय संस्कृत, पारसी और अन्य कई भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। कौन? राम मोहन राय संस्कृत भाषा को भी जानते थे, फारसी भाषा को भी जानते थे, संस्कृत और फारसी भाषा के भी ज्ञाता थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अलग अलग भाषाएं के बारे में जानते थे, यूरोपीय भाषा हो और भी अलग अलग प्रकार की भाषा हो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राचीन समय में महिलाओं को जिंदा जलाने की जो थी सिस्टम, जो सती का जाता था, उसमें परिवर्तन आया और राम मोहन राय ने अंग्रेज़ों के माध्यम से देश के अंदर सती प्रथा रोकने का प्रयास किया और फलस्वरूप 1829 के अंदर सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। सती प्रथा पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। ये ध्यान रखना है आपको। कब लगाई? 1829 के अंदर। सबसे पहले किसके कहने पर? राम मोहन राय के कहने पर अंग्रेज़ों के द्वारा इस प्रकार से अंग्रेज़ अफसरों से बात करके ये जो प्रथा है वो रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति बनाई थी उसके बाद में सुधारकों में बदलाव आया, अनेक सुधार भी बने। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा की चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद में वे दलील देते थे कि संबंधित रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। मतलब ये हुआ कि राम मोहन जिस प्रथा के खिलाफ में जाते थे उसके सबूत देने के लिए प्राचीन समय के ग्रंथों में ऐसे श्लोक ढूंढते थे, ऐसी सूक्तियाँ ढूंढते थे जो इसकी विधवा ऐसे खिलाफ होते थे और इस प्रकार से अपनी बात रखते थे।
तो ये भी एक तरीका था। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो किस प्रकार से उस समय सिस्टम था। और भारतीय रीति रिवाजों में काफ़ी रीति रिवाज ऐसे हैं जो कुरीतियों के रूप में प्रसिद्ध हैं और अक्सर उनको रोकना ज़रूरी है। और समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनको रोकने का प्रयास किया गया है। उन्हीं समाज सुधारकों में से आज बात करेंगे हम एक और समाज सुधारक की, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने जिस बात में सुधार का, जिस बात का इन्होंने विरोध किया, जिस प्रथा का, वो था विधवा विवाह। इनको लगा कि विधवा को भी विवाह दोबारा करना चाहिए, पुनर्विवाह होना चाहिए, इस प्रकार का इनको समर्थन दिया। इस पक्ष में उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, इसके बारे में बताया। अंग्रेज़ सरकार से उन्होंने सुझाव दिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। कब? 1856 के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा उनकी मेहनत के फलस्वरूप विधवा विवाह पुनर्नियम अधिनियम कानून लगा 1856 के अंदर। और अब महिलाओं को यह अधिकार मिल गया कि दोबारा विवाह कर सकें। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। ऐसा भी लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने इस प्रकार की बात का विरोध करते थे विधवा विवाह का, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी विरोध किया, ठीक है, और उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी और इस प्रकार से आपस में बहिष्कार के रूप में वाली बात आती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, मतलब बाद तक भी विधवा विवाह के पक्ष में ये सिस्टम चलता रहा। आंदोलन में भी इस प्रकार की बात फैलती गई और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेंद्रलिंगम पत्तुली ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन भी बनाया। क्या बनाया? एक संगठन भी बनाया। और लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में एक समाज की स्थापना की जिसको आर्य समाज के नाम से जाना गया। और आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने इस प्रकार का ये ध्यान रखना है आपको कि आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझनी है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी इलाका हैं, मैंने कहा कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी, उसका जो तेलुगु प्रदेश है, भाषाई इलाका वाला प्रदेश है, उसमें नाम है वीरेशलिंगम पंतुलु। इसने विधवा विवाह के समर्थन के लिए काफ़ी संगठन बनाए और उस समय भी उत्तर भारत में भी ऐसे संगठन बनने लगे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। ऐसी बहुत कम महिलाएं थी जो दोबारा विवाह करती थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस तरह कानून का विरोध करते रहे जो पुराने तरीक़ों के व्यक्ति थे। तो ये भी समझना है कि पुराने तरीके जो लोग हैं वो किस प्रकार से इनका विरोध करते थे। इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो एक तथ्य जो आपको याद करना है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी हिंदू समाज में सुधार के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की है हमने, इसके अलावा दयानंद सरस्वती की बात की है, राजा राम मोहन राय की बात की है। अब हमें समझना है कि क्या, देखो, इस प्रकार से कुरीतियों और समाज में सुधारक की सिस्टम शुरू हो गए हैं। क्या लड़कियों को स्कूल में भेजा जाता है उस समय, वो भी पढ़ना है कि लड़कियां क्या स्कूल जाने लगी
क्या उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसमें सुधार लाया गया कि नहीं, ये भी समझना ज़रूरी है। तो बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए हमें बच्चियों को, लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, उनको शिक्षा देना भी ज़रूरी है, तभी समाज के अंदर एक व्यवस्थित रूप से समाज सुधार होगा। कलकत्ता के जो विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कहाँ के थे? कलकत्ता। उसमें और बम्बई में विद्यासागर ने, कलकत्ता में तो विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारक थे। इन्होंने इस लड़कियों के लिए स्कूल खोले और इस तरह प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल खोले बच्चों के लिए। लेकिन लोग अक्सर डरते थे स्कूल में डालने के लिए। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, ऐसा उनका मानना था। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं आप समझते होंगे। सार्वजनिक स्थान के बारे में तो जानते होंगे कि ऐसे स्थान जो सभी, जहाँ पर देख सकते हैं जाते रहते हैं। जैसे जो गांव में बस स्टैंड होता है वो सार्वजनिक स्थान होता है। तो लड़कियों को स्कूल जाते समय सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था और अक्सर ऐसा मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियों की स्थिति बिगड़ जाएगी, ऐसा लोगों का मानना था। उसमें लोगों की मानसिकता थी। लेकिन 19वीं सदी में देखें तो पढ़ने वालों की महिलाओं में अधिकतर महिलाएं उच्च विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाती थी या घर में पढ़ती थी। जिनके पिता उच्च विचार वाले, उनकी बच्चियां ही घर पर पढ़ती थी। अनेक महिलाएं बिना किसी की मदद से खुद पढ़ना लिखना सीखती थी। हमने बात की थी सामाजिक सुधार से संबंधित जो रास सुंदरी देवी है, रास सुंदरी देवी, इनके बारे में हमने देखा था। तो बहुत सारी महिलाओं ने रात भर पढ़ाई की। रात को वो पढ़ने के लिए जाती थी, लोगों से दूर होकर चोरी छिपे उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। ऐसे महिलाओं की उस समय, बालिकाओं की पढ़ाई होती थी, बड़ा मुश्किल होता था उन पढ़ना लिखना उस समय समाज के अंदर। और 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में, इसके अलावा ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल खोले लड़कियों के पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो ज्योतिराव फुले हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल खोले। ठीक है, उत्तर भारत के जो कुलीन बड़े वर्ग के जो मुस्लिम परिवार थे, उन महिलाओं को अरबी में कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया गया। क्या पढ़ाना शुरू किया? कुरान शरीफ। और उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएँ रखी जाती थी ताकि वो घर पर ही पढ़ें। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो महिलाओं के शिक्षा के अधिकार में जो मुमताज़ अली हैं, उनका भी कुछ ऐसा मानना था, उन्होंने भी सुधार किया है। तो ये भी हमको समझ में आता है किस प्रकार से धीरे धीरे सुधार होता है समाज के अंदर, महिलाओं को शिक्षा मिलती है। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया था और उन्हीं उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज सवार के बारे में पढ़ें, वो अपने समाज के बारे में जानें और पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। इस प्रकार से महिलाओं के सुधार की बात की गई। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से समाज सुधारक हैं? तो राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, हमने बात की है जिसमें दयानंद सरस्वती की आर्य समाज का निर्माण करने वाले। इस प्रकार से आप 2-3 आर्य समाज सुधारक के बारे में पढ़ सकते हो, किस प्रकार से उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।